नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात आज करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर अब $92 अ बैरल का स्तर भी चार्ट्स पर दिख गया है और बाजार को लगता है कि यहां से भी बढ़त की एक्सपेक्टेशंस है। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर फिर से एक दिन गिरावट का। यहां पर क्या ये निवेश का सही मौका है, इस पर भी करेंगे चर्चा। और बात करेंगे मसालों की, जहां पर कुछ खरीदारी आज फिर बाजार में लौटती हुई नजर आई है। हमारे साथ इन सब चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं मेहता इक्विटीज के राहुल कलांत्री, कुमार जी ग्रुप के रवि देवड़ा, और कच्चे तेल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं नरेंद्र तनेजा। नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और लगातार तेजी यहां पर कच्चे तेल में बनती हुई नजर आई है और अब तो हम $92 प्रति बैरल के आसपास हैं। जैसे कि आपसे पहले भी बात हुई कि ज्यादातर बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस का कहना है कि ओवरबॉट है, एक ही महीने में बहुत ज्यादा तेजी है, लेकिन मोमेंटम अभी भी ऑन द हायर साइड है। किसी की तरफ से भी हमने शॉर्ट सेल या मुनाफा वसूली की राय अभी तक आते हुए नहीं देखी है। ऑफ कोर्स, जिस तरह की ओपेक की कल रिपोर्ट आई है, कंसर्न सप्लाई का कजाकिस्तान और लिबिया से भी है। आप करंट प्राइसेस अब कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं जो ओपेक की रिपोर्ट आई है, ओपेक एक कार्टेल है। उनकी रिपोर्ट्स जो उन्होंने कहा है कि डिमांड बढ़ने वाली है, वो जो है वो कार्टेल है, वो मैनिपुलेट करते हैं चीजों की। तो उनकी रिपोर्ट की कोई क्रेडिबिलिटी मैं तो कम से कम नहीं मानता, तो उस पर ज्यादा ध्यान कम से कम मैं तो नहीं देता। अब देखना यह है कि उन्होंने डिमांड की बात हो रही है, डिमांड कहाँ से बढ़ रही है, कहाँ का डेटा वो बात कर रहे हैं या कोई भी बात कर रहा है। कोई इस तरह की बात नहीं है कहीं डिमांड में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी आ गई है। मुख्य बाजार तो अमेरिका, चाइना और भारत है। तीनों के डेटा आप उठाकर देख लीजिए, कहीं पे इस तरह का कोई इंडिकेशन नहीं है कि एकाएक इतनी डिमांड बढ़ गई कि तेल की कीमत $90 से ऊपर चली जाए। दूसरी बात यह है कि जो जिस हिसाब से सऊदी अरब ने और ओपेक के कुछ देशों ने और ओपेक प्लस के कुछ देश उसमें शामिल हैं, उन्होंने कोशिश करी है कि आर्टिफिशियली इनकी जो प्रोडक्शन कट करें और प्रोडक्शन कट के साथ साथ उसका बहुत ही हाई लेवल पे, मतलब प्रधानमंत्री लेवल पे, इस लेवल पे उसकी घोषणाएं करें, जिससे बाजार के अंदर तनाव पैदा हो जाए और उस तनाव से कीमतें ऊपर चली जाए और उसका वो फायदा उठाए। सऊदी अरब का स्पष्ट कहना है उनको $90 चाहिए, क्योंकि उन्होंने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप करना चाहते हैं और तेज तेल के जो ग्रीन इकोनॉमी डेवलप करना चाहिए, उसके लिए उनको चाहिए। कौन सा अर्थशास्त्र है कि आपको पैसे चाहिए, उसके लिए आप जो आयातक है, जो उपभोक्ता पूरे विश्व में है, उसको जो है उसका बिल पकड़ाना शुरू कर दें। ये अर्थशास्त्र पुराने जमाने का है, एक सीमा के बाहर काम नहीं करेगा। जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस दिल्ली में आए तो हमारी भारत सरकार ने उच्च स्तर पर जो है इस पर उनसे बातचीत करी और उन्होंने कहा वो बाजार को स्टेबलाइज करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। सुनाई में आया है G20 में अन्य नेताओं ने भी उनसे बातचीत करी है कि कीमत बहुत ज्यादा होगी तो ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर नहीं कर पाएगी और कई देशों के अंदर महंगाई भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा मैं इसको भी देखूंगा। तो प्रेशर ऑलरेडी बन रहा है, आर्टिफिशियली ऊपर गया है। डिमांड एंड सप्लाई में कहीं कोई किसी तरह का बदलाव नहीं, तो इतनी कीमत हो ही नहीं सकती, ना ये सस्टेन हो पाएगी। जियोपॉलिटिकल कोई ट्रिगर है नहीं, तो यूक्रेन में चल रहा है जो चल रहा है, बाकी वहां पर ऐसा कोई खबर आ नहीं रही और कहीं पे कुछ ऐसा नजर नहीं आता। तो कोई ऐसा कारण नहीं है। ये 90 या कुछ लोग $100 की भी बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता सस्टेन हो पाएगा। 90 से डॉलर से ऊपर कहीं भी कीमत जाती है, चाहे वो चीन हो या भारत हो या अमेरिका हो, जितने बड़े आयातक हैं और ज्यादा एग्रेसिवली रिन्यूएबल की तरफ जाएंगे और कहीं ना कहीं ये भी फिर वो करेंगे कि जो तेल के जो चीज पदार्थ हैं, कमोडिटीज हैं, उन पर टैक्स लगाना शुरू कर देंगे। जैसे डीजल सबसे बड़ी रोल प्ले करता है भारत में और अमेरिका में भी, और सबसे अच्छा डीजल बनता है सऊदी अरब के तेल से। तो अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हीं के लिए अपनी परेशानी पैदा होंगी। शॉर्ट टर्म तो नहीं होंगी लेकिन मीडियम टर्म हो जाएंगे। तो मुझे जी हाँ, जैसे आपने कहा कि ऑन ग्राउंड अगर डिमांड को उठा के देखा जाए तो चीन की तरफ से हमने बहुत ज्यादा बढ़त आते हुए नहीं देखी है। भारत में तो ऑफकोर्स पिछले 3-4 महीनों में गिरावट ही देखने को मिली है। तो मिस्टर तनेजा, आप क्या कहेंगे, ये ओपेक पुश्ड रैली है, स्पेकुलेटिव पुश्ड रैली है, कैसे देखते हैं आप ये करंट प्राइसेस? बिकॉज ऑन चार्ट्स तो यहाँ पर 92 अब आ चुका है। नहीं, देखिए, ये ओपेक पुश्ड है, ये आर्टिफिशियली मैनिपुलेटेड कीमत है, जिसका कोई जो फंडामेंटल्स होते हैं इसका कोई लेना देना नहीं, ना डिमांड सप्लाई फंडामेंटल, ना जियोपॉलिटिक्स के फंडामेंटल, ना इकोनॉमिक्स कोई फंडामेंटल। ये आर्टिफिशियली नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी कोशिश ये है कि $90 पर जाके देखें, स्टेबलाइज कर सके। सऊदी अरब की खासतौर से कोशिश $90 पर स्टेबलाइज कर सके, लेकिन मुझे नहीं लगता जिस हिसाब से भारत ने प्रोटेस्ट करा है, अमेरिका ने प्रोटेस्ट किया है, कि $90 पर ये सस्टेन कर पाएंगे।
फंडामेंटल तो सपोर्ट कर ही नहीं रहे। और जो बड़े बड़े आयातक हैं, 3 बड़े बड़े आयातक हैं, उनमें से 2 ने तो ऑलरेडी जो है सऊदी अरब से शिकायत करी है इसकी, ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब है कि सऊदी अरब का ऑलरेडी प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन कट के माध्यम से कीमतों को आर्टिफिशियली ऊपर लेके जाना, इसके ऊपर ये राजनीतिक कोशिश है और इस पर राजनीतिक दबाव जाहिर बनेगा। तो $90 पे सस्टेन हो जाए मुझे नजर नहीं आता। ओके तो फिर मिस्टर तनेजा, भले ही चाहिए इंटेंशनली पुश्ड तेजी ही क्यों ना हो, लेकिन जैसे मनीषा जी ने कहा $90 पर तो अब प्राइसेस आ चुके हैं, $90 पर भी शायद स्टेबल ना हो इन अ लॉन्गर पिक्चर, बट फॉर टाइम बीइंग कितना और यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है? क्या रेंज नियर टर्म में फिर ऐसे में रह सकती है? नहीं देखिए, अभी तो इनकी कोशिश ये है, जिस तरह की ओपेक की जो रिपोर्ट आई है, ओपेक की रिपोर्ट जिसका कोई सच्चाई से लेना देना नहीं, डिमांड सप्लाई से लेना देना, उनकी ये कहना है कि दुनिया में शॉर्टेज आने वाली है और उस वजह से कीमतें ऊपर जा रही हैं। तो ओपेक की कोशिश रहेगी कीमत को $100 पे लेकर के जाओ, जिससे वो अपनी बात प्रूव कर सके कि वास्तव में तेल की कमी है, इस वजह से कीमतें ऊपर जा रही हैं। इसकी इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है, ओपेक से कोई लेना देना नहीं है, ओपेक की जो प्रोडक्शन कट से कोई लेना देना नहीं। तो वो कीमत को भी ऊपर जाने देंगे अपना पॉइंट को प्रूव करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, क्योंकि आर्टिफिशियली ऊपर लेके जा रहा है, सस्टेन नहीं हो पाएगा। हो सकता है ये $100 पहुंच जाए, लेकिन वहां सस्टेन नहीं हो पाएगा। बाजार में बहुत हड़कंप हो जाएगा, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सस्टेन $90 पे भी हो ही नहीं सकता। डिमांड एंड सप्लाई बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। अभी तक जो कुछ है आर्टिफिशियल है, लेकिन ये $100 जाने देंगे, इसलिए जाना चाहेंगे हो जाए, जिससे ये बाजार को अपना एक प्रूव कर सकें। और जब इनके ऊपर प्रेशर डाला जाए तो ये कहा जाए ठीक है $100 की चीज हम 90 पे लेके आते हैं। ये मैनिपुलेशन है और ये कुल मिलाकर के इसमें तेल कम और तेल की राजनीति पूरी तरह हावी है। ओके शुक्रिया मिस्टर तनेजा अपने बेबाक व्यूज देने के लिए इस तेजी पर, और कहां तक ये तेजी जाएगी, क्या आइडियली प्राइस होना चाहिए, उन सब पर कमेंट करने के लिए राहुल कलांतरे, रवि दियोरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो राहुल, एक ब्रॉडर आउटलुक तो हमें मिला मिस्टर तनेजा से, लेकिन ट्रेडर्स को क्या करना है? हाय, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल तनेजा जी से सहमत हूँ कि एक आर्टिफिशियल तेजी जो बनी है, हमें लगता है कि ब्रेंट क्रूड जो है दैट इज $95 तक के लेवल टच हो सकता है। बट जो भी क्रूड में भी बाइंग में तेजी में है, उन्होंने वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि $95 के आसपास में आप एक रिस्क ट्रेडर टेकर सेलिंग पोजीशन भी वहां पे बना सकते हैं, जो कि $97 के स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहिए। नीचे में $90 तक के भी लेवल मिलते हुए देख पाएंगे। वहीं पे हम यदि एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में 75-100 तक के लेवल आपको टच होते हुए दिखेंगे, बट वहां से आपको एक बार फिर से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 75-100 तक आज या कल के अंदर यदि देखने को मिलता है तो वहां पे आप एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 76.20 के। नीचे में आपको टारगेट 72-50 तक देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो थोड़ा सा कॉशियस ट्रेंड पे अभी यहाँ पर कच्चा तेल आता हुआ, जैसे कहा गया कि तेजी यहाँ पर और देखने को मिल सकती है, लेकिन कॉशियस रहें आप यहाँ पर, क्योंकि एक मुनाफा वसूली किसी भी समय यहाँ पर आ सकती है। ये तो बात हुई कच्चे तेल की, जो पिछले 3 महीने में यहाँ पर 28% के गेंस दिखा रहा है। अगर एमसीएक्स की बात की जाए, एंड ऑफकोर्स अच्छी खासी तेजी पिछले 1 महीने में भी देखने को मिली है, आज भी यहाँ पर बढ़त के साथ कारोबार 92 के लेवल्स होल्ड कर रहे हैं। बात आप सोने चांदी की करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुनाफा वसूली जारी है। ये दूसरा लगातार ऐसा हफ्ता होगा जब हम यहाँ पर भाव निचले तरफ देख रहे हैं। 1910 से भी नीचे आज यहां पर प्राइसेस स्लिप हुए हैं। रवि, कैसे देखते हैं करंट लेवल्स और यहां से क्या करने की राय? जरूर से आज के दिन में लग रहा है कि जब तक सीपीआई इन्फ्लेशन के डेटा यूएस के नहीं आते तब तक थोड़ा एक कंसोलिडेशन टू नेगेटिव कारोबार होगा, क्योंकि लास्ट मंथ जो ग्रेन्स एज वेल एज क्रूड के दाम बढ़े, इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आना है, क्योंकि पीसी प्राइस इंडेक्स नॉन क्रूड नॉन फूड इन्फ्लेशन इंडेक्स है, एंड करंट जो आ जाना है उसमें क्रूड एंड फूड दोनों का वेट काफी है। तो लग रहा है कि इन्फ्लेशन लास्ट टाइम रीडिंग 0.2% के सामने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 0.6% की उम्मीद है। अगर 0.6 है उसके ऊपर आता है, क्रूड में और मुनाफा वसूली होगी, सॉरी गोल्ड में। बट मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से सिनारियो है, प्राइसेस ने काफी हद तक डिस्काउंट कर लिया है, और ये इवेंट के हिसाब से ही गोल्ड में इतनी गिरावट है। मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में टिल 6 PM जब डेटा आएगा तब तक आप सेल करके चले। अभी भी ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ है, बट ये एक मंदी के लास्ट फेज में ध्यान रखे, स्टॉप लॉस जरूर से लगाए, 58,600 पे सेल करके चले।
58,800 के स्टॉप लॉस के साथ, एक लिमिटेड डाउनसाइड 58,200 से 58,100 तक की देखने को मिल सकते हैं। अगर 6 बजे के बाद जो इन्फ्लेशन आने हैं उसके बाद अगर इन्फ्लेशन रीडिंग 0.6% से नीचे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे रहती है एंड 3.6% के नीचे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में गोल्ड में बॉटम बन जाएगा। ओके, तो ये तो गोल्ड पर प्राइस व्यू हुआ, लेकिन सिल्वर हो या फिर बाकी बेस मेटल्स हो, ये लाल निशान में आज ट्रेड कर रहे हैं। राहुल, पहले सिल्वर पर आपकी राय, क्योंकि यहाँ वीकनेस ज्यादा है, 1% नीचे प्राइसेस, क्या करें इन लेवल से? सिल्वर में आज मॉर्निंग सेशन के अंदर हमें दबाव देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल हमें 71,000 से लेके तो 70,800 तक के लेवल टच करते हुए देखना चाहिए। बट इवनिंग में जैसे ही यूएस का सीपीआई डाटा आता है, यदि वो थोड़ा भी फेवरेबल रहता है तो हमें लगता है कि वहां से सिल्वर एक शार्प मूव अपसाइड दे सकता है। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, मल्टीपल टाइम 70,000 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहे और वहां से फिर से हम 74,500 तक के लेवल टच करते हुए देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि इस बार भी हमें यही सिलसिला कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो यदि कहीं पे भी आपको 70,800 तक के लेवल मिलते हैं तो वहां पे बाइंग पोजीशन इनिशिएटिव करना चाहिए। बट जैसे कि आज यूएस का सीपीआई डाटा है, कल ईसीबी की मीटिंग्स है, तो काफी सारे इवेंट लाइन अप है। तो हम ट्रेडर से सजेस्ट करेंगे कि इस ऐसे समय में आप कॉल ऑप्शन में बाय करके चलिए। कॉल ऑप्शन 72,000 का कॉल, जो कि अभी 2100 के आसपास में मूव करते हुए दिख रहा है। यदि 1900 के आसपास में आता है तो इवनिंग सेशन में जो मिलने के चांसेस है, वहां पे बाय करके चलिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 1780। टारगेट आपका रहेगा 2300 टू 2700 के, और ये पोजिशनली एक कॉल है जो कि आपको 10 से 15 दिन के लिए रखना है। ओके, तो ये पोजीशनल ट्रेड आपको सिल्वर पर रेकमेंड किया गया है राहुल की ओर से, ऑप्शंस के जरिए भी 71,382 के फिलहाल स्पॉट में प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं। शुक्रिया राहुल आपका ये स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। रवि द्योरा हमारे साथ बने हुए हैं, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर एग्री कमोडिटीज पर तो स्ट्रैटेजीज लेंगे ही, साथ ही मॉनसून का भी अपडेट लेंगे। हमारे साथ IMD के सीनियर साइंटिस्ट RK जनमनी मौजूद रहेंगे, उनसे भी करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब एग्रीकल्चर की बात हो तो मानसून पर ध्यान देना जरूरी है। कुछ फसलों के लिए तो जिस तरह की बारिश नहीं हुई वो भी अच्छी है, लेकिन कई फसलों को अभी भी यहाँ पर नुकसान है, स्पेशली जब हम राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार और गुजरात, महाराष्ट्र की यहाँ पर बात करते हैं। लेकिन मानसून को लेकर आप लेटेस्ट अब यहाँ पर क्या है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ IMD के सीनियर साइंटिस्ट RK जनमनी हैं। मिस्टर जनमनी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। अगस्त के महीना तो हमें पता है कैसा गया, लेकिन सितंबर अब तक कैसा है और आगे यहाँ से क्या उम्मीद है? Thank you. September has been better actually. It is not like, something like -30 or something. It is just till 12th September, it is -7% all India rainfall. So September is performing well, and we are getting another low pressure area already over Odisha and Odisha coast, mainly over northwest Bay of Bengal. And once it will move next 2 days to Odisha and Chhattisgarh and further to this area, particularly covering Madhya Pradesh and further south, Andhra Pradesh, Telangana. Even North Maharashtra and also Mumbai will get the rainfall, a fresh spell actually. So September looks actually good till now, and we hope that September may be, as we predicted, will be normal. So all India actually, it has, if we see the deficiency has reduced, it was -11 something, -12, but it has reduced to -10, just near deficient, and we see further improvement next 5 to 6 days to -9 or -8 actually. So that way, maybe IMD prediction may come correct, but still impact of the El Nino, in August it was worst, but for the September we are still waiting actually. Till mid or 20th September we can see actually if it will impact or not impact. And overall deficiency, if we see area also, it has been improved for Maharashtra and even Karnataka also, particularly in NIK and other areas. So that way the crop perspective, I hope, must be improving. Yeah. जो मेजर कंसर्न स्टेट्स हैं वो अभी भी गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान है। यहाँ पर क्या व्यू है और आपको लगता है कि यहाँ पर भी नंबर्स इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में? Yeah, definitely, because monsoon withdrawal will be delayed, and as you know that it is normally mid-September, but as it is stand, today is 13th September, and this low pressure area, its remnant will definitely move towards central India further west. So there will be a spell for Gujarat, and we may expect also heavy rainfall over Gujarat also
so maybe 16 or 17. So it's good to see that more subdivision will get, further improvement and maybe near normal to near the peak India. Yeah. ओके रवि, आपके कमेंट्स क्या हैं? और हमने अगस्त काफ़ी पुअर देखा, लेकिन जैसे जर्मनी बता रहे थे कि विदर्भ रीजन हो या फिर मराठवाड़ा रीजन हो, यहाँ पर अब आगे जो एक्सपेक्टेशंस है बारिश को लेकर वो बेटर हैं। और हमने पल्सेस हो या फिर ग्वार पैक हो, यहाँ पर इम्पैक्ट देखा है, सोइंग कम हुई है और जो फसल सोइंग हुई भी है वो भी कम बारिश की वजह से इम्पैक्ट होते हुए दिखाई दी। कुछ रिलीफ एक्सपेक्ट करें ओवरऑल? जहाँ पे इतना ज्यादा जरूरत नहीं रहती बारिश के, वहां थोड़े रिलीफ मिल सकते हैं, बट मुझे नहीं लग रहा है कि अभी अगर सितंबर अभी और 10-12 दिन चले गए तो कोई रिलीफ मिलेगी, क्योंकि सीवियर कंडीशन में है क्रॉप्स। एंड जहाँ पे वैसे देखे तो कैनाल्स अवेलेबल है, वहां पे प्रॉब्लम नहीं है, बट जो कैनाल अवेलेबल है टोटली जो रेनफॉल पे डिपेंडेंट जो हमारी खेती है, वहां पे मुझे लग रहा है कि कुछ ज्यादा रिकवरी की एक्सपेक्टेशंस अभी ये लेवल पे नहीं करनी चाहिए। शायद रबी के जो क्रॉप है वो उसके कुछ फंडामेंटल बेटर बने, बट मुझे लग रहा है कि खरीफ में जो नुकसान होना था और जो अभी हो रहा है वो शायद होगा। ज्यादा रिकवरी की उम्मीद मुझे नहीं लग रहा है कि कोई अभी कोई क्रॉप चेंज होगा या अभी कोई फिर से बारिश आएगी तो वहां पे कोई खरीफ क्रॉप में फिर से बुआई का कोई टाइम है। तो मुझे लग रहा है कि जो नुकसान होना था वो हो चुका है, ज्यादा रिकवरी की आशा नहीं है। और इस हिसाब से ज्यादातर जो फोकस है गुआर पैक है या आप अगर ऑयल सीड्स देखे या पल्सेस देखे, ये 3 कॉम्प्लेक्स है जहां पे मुझे लग रहा है कि अभी बारिश कल से भी स्टार्ट होते तो भी जो लॉस हुआ है उससे सप्लाई रिलेटेड इश्यूज आगे जाके खड़े हो गए। मिस्टर जनमनी, आपके पास एक बार फिर आना चाहेंगे। और आपने जैसे कहा कि 16-17 को गुजरात में बारिश हो सकती है, दूसरे कंसर्न राज्य जो हैं वो राजस्थान और केरला हैं, यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? Regarding Kerala and particularly SIK, this area are having deficient from -26 to something like -40 actually. So, but as you know that withdrawal for the central and peninsular India takes long time actually. So whatever we tell, it's not occurring, I think, before 15th September or 20 September. So since still time is there, so there will be some makeup, but at this stage, how much it will make up, it will be very difficult to tell actually. But rainfall over Gujarat and Madhya Maharashtra and other area will definitely further improve. Already it has improved, but it will further improve in days to come. Yeah, and particularly the Bihar, Jharkhand and GWB, we may get some rain next 3 to 4 days, but that still continue in the deficient range actually. Yeah. Yeah. ओके चलिए, तो थोड़ी बारिश की स्थिति में इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। अगले 10 दिन इम्पोर्टेंट रहेंगे और सेंट्रल इंडिया या फिर जो विदर्भ रीजन है या महाराष्ट्र रीजन है वहाँ पर बारिश एक्सपेक्टेड है। शुक्रिया जर्मनी आपका ये व्यूज देने के लिए। क्विकली फोकस करते हैं एग्री स्ट्रैटेजीज पर। ग्वार पैक में थोड़ी नरमी आज के सेशन में, लेकिन रिकवरी दिख रही है टर्मरिक में, जहाँ पर हमने कंसिस्टेंट प्रॉफिट टेकिंग देखी है। रवि, कोई ट्रेड्स आपकी ओर से एग्री पैक से? एग्रीपेक में इंट्राडे शायद थोड़ा टैपेड मोमेंटम है, बट शॉर्ट टर्म के लिए मेरा रिकमेंडेशंस 2 कमोडिटी पे रहेगा। मींस के जो एक्सपायरी चल रहे और एक्सपायरी बेस्ड ट्रेड है, इससे आपसे एक रेंज बाउंड सेशन हमने सारी कमोडिटी में फेस हुआ है, बट मुझे लग रहा है कपास खाली में बाय करें। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 2680 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, वहां पे बाय करें। स्टॉप लॉस जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का लगा है वो 2600 के करीब, मेरा टारगेट रहेगा 2800 का। तो मुझे लग रहा है कि कपास खाली में एक अच्छी रिकवरी दिखनी चाहिए। सेकंड रिकमेंडेशन शॉर्ट टर्म के लिए गुआर सीड पे है। गुआर सीड लगातार नेगेटिविटी फेस कर रहा है, बट अगर 6100 के करीब मिल जाता है प्राइसेस नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट तो वहां पे बाय करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 6000। मुझे लग रहा है कि 20 तारीख तक रुके, उसके बाद ये कमोडिटी में 6400 तक के लेवल दिखने चाहिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए गुआर सीड, इंट्राडे के लिए कपास खाली में आपको बाय करना है। ओके चलिए, शुक्रिया आपका रवि ये स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। तो ग्वार पैक पर ये ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है फिलहाल फ्लैट कारोबार करते हुए। चलिए, इसी के साथ मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। रवि, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।